Hello friends, welcome to our YouTube channel Chase Excellence. This is Muskan Gupta and today I am going to teach you chapter 1 real numbers of class 10th. So students, I am covering exercise 1.1 of this chapter in this video. ठीक है, तो इस चैप्टर को समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट आर रियल नंबर्स. ओके, so real numbers are the combination of rational numbers and irrational numbers. तो हमने 9th क्लास में पढ़ा है कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं. एनी नंबर विच इज़ ऑफ द फॉर्म p बाई क्यू वेयर q इज़ नॉन इक्वल टू 0 आर नोन एज द रैशनल नंबर्स. जैसे कि मैं आपको अगर एग्जांपल दूं तो 3/5 इज़ अ रैशनल नंबर, -2/7 इज़ अ रैशनल नंबर. ठीक है, और अगर इरेशनल नंबर का एग्जांपल दूं तो √5 इज़ इरेशनल नंबर, √7 इज़ इरेशनल नंबर. और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? विच आर नॉन टर्मिनेटिंग एज वेल. जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं 0.71, 711, 7111 एंड सो ऑन. तो ये आपके कौन से होते हैं? इरेशनल नंबर्स होते हैं. ठीक है, तो बेसिकली these are the concepts behind the real numbers. Now we are going to study Euclid's division lemma, which is important concept regarding this chapter. Okay, so Euclid's division lemma क्या कहती है? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा ये कहती है कि अगर आपको कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर नंबर दे रखे हैं a एंड b, ठीक है, उनके लिए there exist two whole numbers q and r such that a is equals to bq plus r. अब आप कहोगे ये तो थ्योरम है एक तरीके से, क्या समझ में आया आपको? इससे कुछ समझ में नहीं आया है ना. तो देखिए, मैं आपको सबसे पहले एग्जांपल से समझाती हूँ कि कैसे करेंगे. ठीक है, सपोज़ मान लीजिए a की वैल्यू आपने ले ली 15, ओके, और b की वैल्यू आपने ले ली 4. ठीक है, वेयर 15 इज़ ग्रेटर देन 4. यहाँ पे भी मैंने आपको मेंशन नहीं किया है, एक्चुअली यहाँ पे मेंशन करना था कि a इज़ ग्रेटर देन b. ठीक है, हम ये मान के चल रहे हैं. ओके, तो देखिए, अगर मैं 15 को 4 से डिवाइड करूँगी जब, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका 4 3 12 एंड यहाँ पे जो है 3 रिमाइंडर आएगा. ठीक है, तो मान लीजिए इसकी वैल्यू तो है a, ठीक है, इसकी वैल्यू है आपकी b. ठीक है, तो आपके पास ये जो है ये क्या आ रहा है आपका कोशिएंट. क्या आ रहा है आपका ये, एक सेकेंड गाइस, कोशिएंट. और ये आपका क्या आ रहा है यहाँ पे? रिमाइंडर. ठीक है, तो हम ऐसे ही तो लिखते थे कि डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइज़र इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर. देखिए कैसे वेरीफाई भी करके दिखा देती हूँ मैं आपको. यहाँ पर डिविडेंड की वैल्यू 15, डिवाइज़र इज़ माई 4 मल्टीप्लाई बाय कोशिएंट इज़ 3 प्लस रिमाइंडर इज़ 3. जब आप इस राइट हैंड साइड को सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 12 + 3 = 15. ठीक है, तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा एक सिर्फ नाम दे दिया है, लेकिन हम ये रिजल्ट स्टार्टिंग से ही पढ़ते आए हैं कि डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइज़र इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर. ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करने वाली है रिमाइंडर के रिगार्डिंग, कि रिमाइंडर हमेशा आपका या तो 0 के इक्वल होगा या फिर डिवाइज़र से हमेशा स्ट्रिक्टली लेस देन होगा. डिवाइज़र के इक्वल भी नहीं, डिवाइज़र के स्ट्रिक्टली लेस देन होगा. देखिए यहाँ पर जो आपका रिमाइंडर आया है वो इस केस में क्या आया है? 3 आया है ना, 3. ठीक है, तो वो आपका डिवाइज़र से तो छोटा ही है ना, 4 से. अगर रिमाइंडर यहाँ पे मेरा 5 आता, दैट मीन्स मैंने डिवीज़न ही अपनी गलत करी है. तो आप रिमाइंडर पे बिल्कुल कंडीशन याद करके चलेंगे कि रिमाइंडर इज़ लेस देन इक्वल्स टू लेस देन डिवाइज़र एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. ओके, सो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा आपको समझ आ गई होगी, मैं उम्मीद करती हूँ. ठीक है, अब इसका यूज़ क्या करना है? हम कोई भी चीज़ क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि उसका कुछ ना कुछ यूज़ होता है. तो आपने HCF निकालना सीखा होगा छोटी क्लासेस में. HCF सीखा है? HCF का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना.
चलिए एक बार फिर भी कंसेप्ट बता देती हूँ। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपको 16 का और 20 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, ठीक है। तो आप सबसे पहले 16 के फैक्टर्स निकालेंगे। जब देख लीजिए कैसे निकालते हैं, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम इसी तरीके से निकालते हैं, राइट? ओके। और 20 के भी फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 2 10 पे गया, 2 5 एंड देन 5 1। ओके, सो आई विल टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर्स, ठीक है। तो 16 के फैक्टर्स कौन कौन से आ रहे हैं? 2 2 2 एंड 2। और 20 के फैक्टर्स है वो कौन कौन से आ रहे हैं? 2 2 एंड 5, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर्स यहाँ पर ये एंड ये। तो मेरे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ गया? इनका जो HCF है वो क्या आ गया? 4 आ गया, ठीक है। क्लियर और नोट? तो ये हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपका क्या निकालते थे? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते थे किन्हीं भी दो नंबर्स का। And now in this concept we will use Euclid's division algorithm to find HCF of two numbers, ठीक है। तो एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है आपका? आपके लिए थोड़े थोड़े न्यू वर्ड्स लग रहे होंगे, आप इस क्लास में आए हैं 10th क्लास में। तो एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है? स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉलो करना, उसी को हम एल्गोरिथम कह देते हैं, ठीक है। हमारा टास्क क्या है? टू फाइंड आउट HCF ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स A एंड B वेयर A इज़ ग्रेटर देन B। ओके, तो देखिए स्टेप 1 आपका क्या है, ठीक है। स्टेप 1 से हम क्या करेंगे? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जो मैंने आपको बताई है वो आप लगा लोगे A और B के ऊपर, वही डिवाइड करके निकालना है। और आपको क्या निकाल लेना है? कोशेंट निकाल लेना है और रिमाइंडर निकाल लेना है। क्लियर और नॉट? फर्स्ट स्टेप क्लियर है बिल्कुल, जो हमने बताया था वही यूक्लिड्स डिवीजन लेमा अप्लाई करनी है आपको, ठीक है। अब जब आपके पास अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है लकीली, तो आपका जो डिवाइज़र होता है वो ही आपका क्या बन जाता है? HCF बन जाता है, ठीक है, जो डिवाइज़र होता है। लेकिन अगर अनलकीली भी तो हो सकते हो ना रिमाइंडर अगर 0 ना आए तो क्या करोगे आप लोग? तो आप यूक्लिड्स डिवीजन लेमा फिर से लगाओगे B पे, डिवाइज़र पे और रिमाइंडर पे, ठीक है। तो ये चीज़ करोगे। ऑब्वियसली B बड़ा होगा और रिमाइंडर छोटा होगा। मैंने आपको पहले भी कंडीशन बता रखी है कि रिमाइंडर हमेशा क्या होगा? डिवाइज़र से तो छोटा ही होगा। अगर रिमाइंडर बड़ा आ जाता है डिवाइज़र से, दैट मीन्स आपने डिवीजन पक्का गलत की है, ठीक है। तो इस पे फिर से प्रोसीजर लगाएंगे एंड फिर से हमें एक रिमाइंडर मिलेगा नया, ठीक है। फिर उसको चेक करेंगे कि वो 0 है कि नहीं है। अगर वो 0 नहीं है तो फिर से प्रोसीजर लगाएंगे। तो कंटिन्यूइंग दिस प्रोसेस लाइक दिस अंटिल वी गेट रिमाइंडर 0। रिमाइंडर क्या मिलना चाहिए? 0 मिलना चाहिए। सो द डिवाइज़र एट दिस स्टेज विल बी द रिक्वायर्ड HCF, ठीक है। तो एल्गोरिथम आपको थोड़ी सी मे बी कन्फ्यूजिंग लग रही हो, बट एग्जाम्पल से आपको वेल क्लियर हो जाएगी। चलिए देखते हैं। चलिए एक्सरसाइज 1.1 मैं स्टार्ट करवा रही हूँ आपकी। तो इसके अंदर सिर्फ 2 टाइप के क्वेश्चन हैं जो कि आपके यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पे बेस्ड हैं। तो पहला देख लेते हैं, HCF वाला कंसेप्ट क्या है? यूज़ यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड HCF ऑफ 135 एंड 225, ठीक है। एक नंबर को मैंने A मान लिया 225, एक को मैंने मान लिया 135 B नंबर, ठीक है। क्लियरली A इज़ ग्रेटर देन B, एक बड़ा तो होगा ही ना। अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू 225 एंड 135। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा मैंने आपको बताई थी। क्या करते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में? 225 को डिवाइड करना है आपको, मान लीजिए 135 से, तो 1 पे ही जाएगा ये 135। आपके पास रिमाइंडर कितना आया? 90, है ना, ठीक है। 90 आपका क्या आ गया? रिमाइंडर। ये आपका क्या आया है? कोशेंट। तो मैंने आपको बताया था A इज़ इक्वल्स टू BQ प्लस R, यही बताया था यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। A क्या है हमारा? डिविडेंड 225, डिवाइज़र क्या है आपका? 135, कोशेंट क्या है आपका? 1, ठीक है, प्लस रिमाइंडर कितना है? 90। तो आप देख भी सकते हैं यहाँ पे जो ये रिमाइंडर है ये आपका ऑब्वियसली डिवाइज़र से तो छोटा ही है, 90 तो छोटा ही है ना 135 से, ठीक है। तो मतलब हमने डिवीज़न करेक्ट करी है। नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। अब मेरा जो रिमाइंडर है वो 90 है। मैंने बोला था कि 90 रिमाइंडर आया है, ठीक है, बट रिमाइंडर कितना आना चाहिए था हमारी एल्गोरिथम को स्टॉप करने के लिए? 0 आना चाहिए था, जो कि नहीं आ रहा है, इसलिए हम सेकंड स्टेप पे चलेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था सेकंड स्टेप आपको, कि आपको जो लेमा है वो अप्लाई करनी है किस किस पे? रिमाइंडर पे और डिवाइज़र पे करनी है या नहीं? ओके। तो 135 और 90 पे जब आप करेंगे तो चलिए डिवाइड करके दिखा देती हूँ मैं आपको। 135 बड़ा है, यहाँ पे रख लेते हैं। 90 छोटा है, यहाँ पे रख लेते हैं। 90 1 ज़ा 90, ओके। तो यहाँ पे आपके पास 45 आपका क्या बच जाएगा? रिमाइंडर बच जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो
लिख लेते हैं इसको भी लेमा अप्लाई करके। तो हमने क्या लिख लिया यहाँ पे 135 इज इक्वल्स टू 90 इंटू 1 प्लस 45, ठीक है। ओके, तो रिमाइंडर आपके पास फिर से क्या आया है, इस वाले स्टेप में 45 रिमाइंडर आया है जो कि 0 के तो बराबर है नहीं, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर अप्लाइंग लेमा टू। मैंने फिर से बताया था कि आप किस पे लेमा लगाएंगे, रिमाइंडर पे लेमा लगाएंगे और डिवाइज़र पे लेमा लगाएंगे। तो 90 और 45 पे जब आप लेमा लगाएंगे, देखिए 90 यहाँ रखा, 45 यहाँ रखा, ये 2 पे गया, ठीक है। कम्प्लीटली रिमाइंडर 0 आ गया या नहीं आ गया, लकीली थर्ड स्टेप में ही आपका आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका रिमाइंडर 0 हो गया, इसलिए हम अपनी एल्गोरिथम को क्या करेंगे, स्टॉप करेंगे। एंड द डिवाइज़र इन दिस स्टेप विल बी द HCF ऑफ, ये जो 45 है ये क्या बन जाएगा, आपका HCF बन जाएगा 225 का एंड 135 का। क्लियर और नोट। तो ऐसा हो सकता है कि किन्हीं क्वेश्चंस में आपके 6-7 स्टेप्स तक भी जा सकते हैं, ठीक है, समझ रहे हो आप लोग। तो इसलिए ऐसे ही आपको क्लियरली करना है, ठीक है। चलिए, तो आपको HCF यहाँ पर मिल गया है। वी गेट रिमाइंडर इक्वल्स टू 0, देयरफॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज इक्वल्स टू 45 विच इज़ द रिक्वायर्ड एंड आंसर, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ और सिर्फ स्पून फीडिंग मिल जाएगी आपको, है कि नहीं। तो इसलिए आपको ये 2 क्वेश्चंस विच आर सेकेंड एंड थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम NCERT, तो ये आपको अपने खुद ट्राई करने हैं, ठीक है। एंड if you guys have any doubt then you can ask me in comment section, I will reply you, okay। चलिए, ओके, अनदर टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। फ्रेंड्स, मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पे 2 कंसेप्ट है जो कि एक्सरसाइज 1.1 में कवर है। तो अब हम सेकंड कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं इस एक्सरसाइज के रिगार्डिंग, ठीक है, इस लेमा के रिगार्डिंग, ओके, ठीक है। देखिए, शो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 4 वेयर q इज सम पॉजिटिव इंटीजर। ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस देख के बच्चे इतना घबरा जाते हैं कि मतलब क्या है ये, है ना। तो मैथ्स इज़ ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो आप पहले ये देखिए कि क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि कोई भी पॉजिटिव ओड इंटीजर है, ठीक है, वो किस तरीके का होगा, या तो 6q + 1 का होगा या फिर 6q + 3, या फिर देखो ये ऐसे नहीं लग रहा, जैसे मान लो मैं a को एक नंबर लेट कर लेती हूँ, a = bq + r था, तो मुझे इसको किस तरीके से 6q + 1 करना है, या फिर 6q + 3 की तरह करना है, या फिर 6q + 5 की तरह करना है, किसी नंबर a को शो करना है ना। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, b की वैल्यू कितनी आ रही है, 6 आ रही है। तो वही करेंगे हम इसके अंदर, a को हम कोई एक पॉजिटिव ओड इंटीजर मान लेंगे और b की वैल्यू क्या लेट कर लेंगे, 6 लेट कर लेंगे। ध्यान से आप देख पा रहे हो यहाँ पर b की वैल्यू एक तरीके से 6 से ही रिलेट करी जा रही है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, जब हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगाएंगे a और b पे, तो हमें क्या मिलता है, a = bq + r। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, a = 6q + r, ठीक है, यही लिखेंगे। अब मैंने बताया था आपको जो रिमाइंडर है उस पर क्या कंडीशन होती है कि रिमाइंडर 0 से बराबर हो सकता है और उससे बड़ा भी हो सकता है, लेकिन डिवाइज़र से तो पक्का छोटा ही होगा, मतलब 6 से तो बिल्कुल छोटा ही होगा, 6 के बराबर तक भी नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए, तो रिमाइंडर की वैल्यू कितनी बची, 0 1 2 3 4 5, ठीक है। इस इक्वेशन को आप इक्वेशन 1 मान लीजिए, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर कितनी वैल्यूज़ आई हैं आर की, 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज़ आई हैं आर की। तो हम यहाँ पे कितने केसेस बनाएंगे, 6 केसेस बनाएंगे रिगार्डिंग द वैल्यू ऑफ आर। तो फर्स्ट केस हम यहाँ पर लेके चलते हैं आर की वैल्यू 0 लेकर, ठीक है। सो अगर हम आर की वैल्यू 0 इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं तो मेरे पास क्या वैल्यू बनेगी, सिर्फ a = 6q। तो वही यही मैंने यहाँ पर लिखी है, a = 6q। ध्यान से देखिए, a को मैंने क्या लेट किया था, पॉजिटिव ओड इंटीजर, ओड लेट किया था, और लेकिन जो 6q है वो तो मुझे क्लियरली दिख रहा है वो क्या है, इवन है। सिंस a इज़ ओड एंड 6q इज़ इवन, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई ना, ये चीज़ तो स्टेटमेंट ही गलत है। मतलब रिमाइंडर की वैल्यू कभी भी 0 तो होगी नहीं, तो इस तरीके का नंबर 6q टाइप का नंबर यहाँ पर नहीं बनेगा। सो दिस इज़ नॉट द रिक्वायर्ड केस। क्लियर और नॉट स्टूडेंट, ठीक है। तो आगे प्रोसीड करते हैं, आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। अब देखिए केस 2, आर की वैल्यू 1 लेके चलते हैं हम। तो जब आप आर की वैल्यू 1 लेके चलेंगे
तो जो मेरी इक्वेशन 1 है वो क्या बन जाएगी, a इज इक्वल टू 6q प्लस 1। ध्यान से देखिए, a को तो ओड ही लेट करके चल रहे थे हम, 6q प्लस 1 भी तो ओड हो गया। कैसे हो गया ओड, 6q एक इवन नंबर है ना, इवन नंबर, क्योंकि 2 देखो 6q को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 2 इंटू 3q, 2 का मल्टीपल नहीं लिख पा रही, तो मतलब ये इवन है। तो 6q में जब मैं एक नंबर ऐड कर दूंगी तो वो क्या बन जाएगा, ओड नहीं बन जाएगा। ठीक है, बन गया ओड। ठीक है, तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड केस। क्यों है ये रिक्वायर्ड केस, क्योंकि ये भी ओड नंबर है, ये भी ओड नंबर है, मेरी दोनों सेटिस्फाई कर रही है। तो एनी ओड पॉजिटिव इंटीजर कैन बी रिटन एज द फॉर्म ऑफ 6q प्लस 1। जब ऐसे ही सिमिलरली आप r इक्वल्स टू 2 पुट करोगे तो ये चीज़ ये बनेगी, जबकि यहाँ पे ये ओड बन जाएगा और ये इवन बन जाएगा। ओड क्या इवन के बराबर कभी हो सकता है, नो नेवर। तो इसलिए 6q प्लस 2 इवन दिखा रहे हैं और a को ओड दिखा रहे हैं, तो ये हमारा रिक्वायर्ड केस नहीं है। ठीक है, क्लियर स्टूडेंट्स। r इक्वल टू 3 जब आप पुट करोगे तो ये भी ओड है, ये तो है ही ओड। क्यों है ओड, क्योंकि ये इवन प्लस ओड गिव्स ओड, तो यहाँ पे ये ओड आ गया, तो ये हमारे रिक्वायर्ड केस बन जाएगा। तो 6q प्लस 1 का भी प्रूव हो गया, 6q प्लस 3 का भी प्रूव हो गया। सिमिलरली आप यहाँ पर 6q प्लस 5 तक का प्रूव कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपके 6 केसेस बनेंगे, जिसमें आपके 3 जो हैं वो वैलिड केस हैं और 3 जो हैं वो इनवैलिड केस हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो a is odd and 6q plus 5 is also odd, therefore this is the required case। समझ में आया। तो कोई भी पॉजिटिव ओड इंटीजर जो कि मैंने a लेट किया था, मैंने ये दिखा दिया है कि वो किस किस फॉर्म का आ सकता है। 6q प्लस 1 फॉर्म का आ सकता है, 6q प्लस 3 फॉर्म का आ सकता है एंड 6q प्लस 5 फॉर्म का आ सकता है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो do share your videos to your classes groups and your friends as well, और लाइक करिए मेरी वीडियो को और सब्सक्राइब तो ज़रूर करिए अगर ऐसी ही वीडियोस आप आगे देखना चाहते हैं। फ्रेंड्स, मैं ये गारंटी देती हूँ कि अगर आप मेरी वीडियोस रेगुलरली देखेंगे तो आपको खुद पे खुद रिज़ल्ट मिल जाएगा कि आप कितना ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहे हो मैथमेटिक्स में। जिन भी स्टूडेंट्स को मैथमेटिक्स फोबिया लगता है, मैथ्स फोबिया नहीं है स्टूडेंट्स, मैथ्स एक फ़न की तरह है, तो आप उसको फ़न की तरह ट्रीट करो। आप मेरे से आकर रोज़ समझो, मैं अपडेट देती रहूँगी। मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपनी एक वीडियो में एटलीस्ट 1 एक्सरसाइज तो ज़रूर कवर कर ही दूँ। एंड नाउ आई एम गिविंग यू एश्योरिटी दैट you will be able to solve complete exercise 1.1 of real numbers। So चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।